हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। आई एम गौरव, वेलकम टू माय चैनल जीके स्पोर्ट। तो शुरू करते हैं आज की नेक्स्ट क्लास को, जो कि हमने ज्योग्राफी की सीरीज में चला रखी हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी महासागरीय जलधाराओं के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारे पृथ्वी के जितने भी महासागर हैं उनके बारे में। 5 महासागर हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन महासागरों के अंदर की जलधाराओं को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं महासागरीय जलधाराओं को। तो महासागरीय जो जलधाराएं होती हैं वो होती क्या हैं? महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं? तो इस प्रकार से जो पानी का बहाव आपने कभी देखा होगा, मौका लगा होगा आपका कभी बीचेस पे जाने का, समुद्र किनारे पे बैठ करके व्यू देखने का। तो ये जो लहरें आ रही हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जलधाराएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो समुद्री जलधाराएं हैं इनकी परिभाषा की अगर बात करें तो महासागर के जल का एक निश्चित मार्ग में लंबे समय तक बहाव। ठीक है, एक लॉन्ग टाइम तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो समुद्र के जल का बहाव होता है वही हमारी जलधारा कहलाता है। और इस प्रकार की जलधाराएं हमें देखने को मिल जाती हैं। प्रकार की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो जलधाराएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक जलधारा जिसका पानी गर्म होता है तो उसको हम गर्म जलधारा बोल देंगे, और दूसरी जो जलधारा होती है उसका पानी ठंडा होता है तो इसीलिए उसको हम बोल देते हैं शीत जलधारा यानी ठंडी जलधारा। जब ये जो गर्म जलधाराएं हैं ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। भूमध्य रेखा है, इक्वेटर जिसको हम बोलते हैं। तो यहां से पानी जब ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ मूव करता है तो ये पानी होता है गर्म। और ये जो पानी का बहाव है, ये जो जलधाराएं हैं, ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी गर्म जलधाराएं। नेक्स्ट है हमारी शीत जलधाराएं। अब ये जो शीत जलधाराएं हैं इनकी डायरेक्शन कैसी होती है? ध्रुवों से, वो चाहे नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो। तो जब ध्रुवों से ये भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं तो उनको बोलते हैं हम शीत जलधाराएं। और एक समय में आकर के ये ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं और पानी जो है गुनगुना भी हो जाता है। ठीक है, अब ये गर्म जलधाराएं या शीत जलधाराओं का मतलब ये नहीं है कि गर्म का मतलब आप ये ना समझें कि पानी उबल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा टेम्परेचर का फर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी उत्पत्ति की, कि ये जो जलधाराएं हैं इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो इनकी उत्पत्ति को लेके हम 2 चीजों को डिस्कस करेंगे। 2 प्रकार के बल लगते हैं। पहला है प्राथमिक बल और दूसरा है हमारा द्वितीयक बल। प्राथमिक बल के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पृथ्वी की गति को, कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो किस प्रकार से इन जलधाराओं का निर्माण करती है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे प्रचलित पवनों को। हमारी पृथ्वी पे के ऊपर चलने वाली जो कुछ प्रचलित पवनें हैं वो भी इन जलधाराओं के बनने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से प्रचलित पवनें महासागरीय जलधाराओं को जन्म देती हैं। और इसी के अंदर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कोरियोलिस बल को। कोरियोलिस नाम के एक साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। तो जिस प्रकार से हवाओं का जो बहाव होगा, जो जलधाराएं भी उसी के डायरेक्शन में चलेंगी। ये बात कोरियोलिस बल ने बोली थी। तो चलिए एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की गति की, कि जो पृथ्वी की गति है वो किस प्रकार से महासागरीय जलधारा का निर्माण करती है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ घूर्णन कर रही है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी जो पृथ्वी है वो घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पे घूमती रहती है। अब ये जो पृथ्वी का घूर्णन है ये जलधाराओं को जन्म देता है। किस प्रकार से, इसको थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पे समझें। आपके पास में एक बॉल है, एक ऐसी बॉल जो पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जिसका जो सरफेस है थोड़ा सा वाटर अब्जॉर्बर है। तो उस बॉल को जब आप ऐसे स्पिन करेंगे तो उसके ऊपर जो पानी की ड्रॉप्स हैं, जो पानी की जो लेयर जमी हुई थी वो मूव करेगी, है ना, वो छिटक के बाहर जाएगी। जैसे ऐसे अगर बॉल घूम रही है तो पानी जो है वो उसकी एंटी डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमारी ये पृथ्वी इस डायरेक्शन में घूम रही है तो हमारा जो पानी होता है इसकी सतह के ऊपर वो किस डायरेक्शन में जाएगा? हमारा जो पानी है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, अपोजिट डायरेक्शन में।
हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन कर रही है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो इसके ऊपर जो महासागरों में पानी उपस्थित है वो थोड़ा सा अपोजिट साइड में बहना शुरू कर देता है। तो पहला रीजन तो ये हो गया है कि किस प्रकार से प्राथमिक बल के अंदर पृथ्वी की गति जो है महासागरीय जलधाराओं के निर्माण का कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रचलित पवनों की। इसके अंदर आप देखिए कैसे काम होता है। हम्म सपोज ये आपकी पृथ्वी है, उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी है और यहां पे इक्वेटर 0 डिग्री पे, ठीक है, जिसको हम भूमध्य बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवतीय रेखा। ये जो प्रचलित पवनें होती हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रचलित पवनें किनको बोलते हैं। तो एक लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने वाली जो हवाएं होती हैं उन्हीं को हम प्रचलित पवनें बोलते हैं। और ये जो प्रचलित पवनें हैं इनको डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसमें हम दो पवनों को देखेंगे। और ये जो दो पवनें हैं ये डिवाइड कर रखी हैं हमने अक्षांशीय पॉइंट्स के आधार पे, डिग्रियों के आधार पे। तो 0 से 30 डिग्री तो उत्तरी गोलार्ध में और 0 से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे कुछ हवाएं चलती हैं और इन हवाओं की जो डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार से होती है। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं उत्तर पूर्व दिशा से आती हैं भूमध्य रेखा की तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं दक्षिण पूर्व की तरफ से आती हैं और भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाह करती हैं, ठीक है। ये जो पवनें हैं, ये दोनों ही प्रकार की पवनें, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें, ठीक है। और क्योंकि ये पूर्व दिशा से आ रही हैं तो इनको पूर्वी पवनें भी बोल दिया जाता है, पूर्वी पवनें, ठीक है। अब ये पूर्वी पवन क्या है? ये अपने एक प्रचलित पवन है लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग है, मतलब सेम डायरेक्शन होगी ना, ये कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो इसीलिए प्रचलित पवनों के अंदर एक पवन है आपकी व्यापारिक या पूर्वी पवन। दूसरी हमारी एक पवन है जो कि 30 से लेकर के मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, 30 से लेकर के 60 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में और 30 से लेके 60 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है इस प्रकार से, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ये जो पवनें हैं ये चलती हैं आपकी दक्षिणी पश्चिम से ऊपर की तरफ, और ठीक इसी प्रकार से जब हम नीचे देखते हैं तो ये जाती हैं इस तरफ, यानी कि उत्तर पश्चिम से नीचे की तरफ। तो ये जो पवनें हैं जो दूसरे कलर से डिनोट की गई हैं, इन पवनों को बोलते हैं पछुआ पवन। क्या बोलते हैं? पछुआ पवन। तो अब ये जब पछुआ पवन अपने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सालों साल ऐसे ही चलती रहती हैं, ठीक वैसे ही आपकी जो व्यापारिक या पूर्वी पवनें हैं ये भी सालों साल अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं। तो ये जो हवाएं हैं, जो तेज हवाएं हैं, ये पानी की लेयर को, पानी की जो ऊपरी सतह होती है उसमें एक मूवमेंट देती हैं, ठीक है। और वो जो पानी का मूवमेंट है यही क्या है हमारा, यही तो हमारी महासागरीय जलधारा है ना। तो ये जो पवनें हैं ये भी जलधाराओं का निर्माण करती हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझो। पहले हमें पता हो गया कि पृथ्वी की जो गति है वो किस प्रकार से पानी को गति देती है, जलधारा का निर्माण करती है, कि पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो पानी का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं प्रचलित पवनों की, कि प्रचलित पवनें किस प्रकार से महासागरीय जलधाराओं का निर्माण करती हैं। उसके अंदर हमने दो पवनों को देखा, प्रचलित हैं दोनों की दोनों, एक है पछुआ पवन और दूसरी है व्यापारिक या पूर्वी पवन। व्यापारिक पवन कौन सी होती हैं? जो कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में बहती हैं, ठीक है। ये इनकी डायरेक्शन रहेगी। उत्तरी अक्षांश के अंदर व्यापारिक पवनों की डायरेक्शन क्या रहती है भाई? ये रहेगी आपकी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से नीचे की तरफ। तथा जब दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारी इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनकी डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिणी पूर्व,
ठीक है। ठीक वैसे ही जो पछुआ पवन है, ये हमारी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बहती हैं उत्तरी गोलार्ध में, और 30 से 60 डिग्री बहती हैं ये दक्षिणी गोलार्ध में। इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे पछुआ पवन की, तो इनकी डायरेक्शन क्या क्या होगी, इनकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, डायरेक्शन ऐसे होती है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये जब इस तरफ तरीके से जा रही हैं तो दक्षिण पश्चिम हो जाएंगी ये, ठीक है। ये जब इस तरीके से जा रही हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, है ना, ऊपर से आ रही हैं तो ये इस तरीके से उत्तर पश्चिम की है और नीचे की तरफ चली जाएंगी। ये डायरेक्शन भी हमें याद रखनी है, इस मैप को याद रख लेना, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे कि ये हवाएं किस प्रकार से हमारी महासागरीय जलधारा का निर्माण करती हैं। एक छोटे से लेवल को लेके चलेंगे हम, है ना। ठीक है, देखिए इसमें थैंक यू सर। तो देखिए, सपोज करो ये हमारे पास एक टब है ना, और इस टब के अंदर हमने भर दिया है पानी। टब के अंदर क्या भर दिया है, हमने पानी भर दिया है, और इस टब के ऊपर चल रही हैं हवाएं। क्या चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ये जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं के साथ साथ क्या होगा कि जो पानी की ऊपरी सतह है ये मूवमेंट में आ जाएगी, है ना। ये जो पानी की सतह है ये क्या करेगी, ये भी मूवमेंट में आ जाएगी। मूवमेंट में आएगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे पानी को मूव करने के लिए आगे जगह नहीं मिलेगी। तो अब ये पानी क्या करेगा, डाउनवर्ड जाएगा, है ना, क्योंकि स्पीड तो एकदम से तो जीरो पे आएगी नहीं, है ना, वो सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। अब ये नीचे की तरफ आएगा और फिर ऐसे सर्कल लगाना शुरू कर देगा, और इस प्रकार से पूरे के पूरे पानी की एक साइकिल बन जाएगी, है ना, पूरी की पूरी एक साइकिल। क्या हुआ, हवाएं चल रही थी ऊपर, और इन्हीं हवाओं की वजह से जो पानी की ऊपरी सतह थी वो मूव करना शुरू करती है। अब मूव करना शुरू किया तो एक जगह ऐसी आगे कि पानी को आगे जगह नहीं मिली, तो क्या करता है, नीचे की तरफ जाता है और फिर वापिस ऐसे साइकिल में शुरू हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो हमारी हवाएं हैं वो महासागरीय जलधाराओं का निर्माण कर देती हैं। अब इसमें देखो एक दो पॉइंट हमें याद रखना है। जब ये पानी नीचे की तरफ आता है तो इसको बोलते हैं डाउन वेलिंग। क्या बोलते हैं इसको, डाउन वेलिंग। ठीक इसी प्रकार से जब ये पानी ऊपर की तरफ जाता है तो इसको हम बोलते हैं अपवेलिंग। ठीक है, डाउन वेलिंग एंड अपवेलिंग किस में होता है, महासागरों के अंदर होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जब हवाएं चल रही हैं तो पानी की जो ऊपरी सतह है वो मोमेंट में आ गई और फिर ऐसे पूरा सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो हमारी जो प्रचलित पवनें हैं इस प्रकार से काम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरियोलिस बल की। तो कोरियोलिस बल ने क्या कोरियोलिस ने क्या बोला था, सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और ऊपर वाला भाग आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो कोरियोलिस जी ने बोला कि जो हवाएं हैं और जो महासागरीय जल धाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में तो चलेंगी किस प्रकार से, क्लॉकवाइज, तथा ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इसके अंदर आपकी जो जल धाराएं हैं उनकी मूवमेंट रहेगी एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कोरियोलिस बल के अकॉर्डिंग जो आपकी जलधाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना है कोरियोलिस बल को, आगे काफी काम आएगा ये कोरियोलिस बल। सिर्फ इसकी डायरेक्शन याद रखना है, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है उसके अंदर क्लॉकवाइज और साउथ वाला उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हम्म सेकंड बल की, द्वितीयक बल की। अब द्वितीयक बल में क्या है, तापमान भी काम करता है मूव करने के लिए पानी को, वाष्पीकरण होता है, लवणता और घनत्व, ये चार ऐसी टर्म हैं जिनको हम द्वितीयक बल में पढ़ते हैं, और ये चारों की चारों चीजें मिलकर के क्या करती हैं,
आपकी जल धाराओं का निर्माण करती हैं। एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन ये निर्माण जरूर करती हैं। कैसे, समझो इनको। सपोज करो ये महासागर का हमारे पास क्या है, एक हिस्सा है, और इसके अंदर हमारा भरा हुआ है पानी, है ना। हम पूरे महासागर को तो नहीं कर सकते ना, तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे पास एक बड़ा सा टब है और उस टब के अंदर क्या है भाई, पानी भर दिया हमने। ओके, इसको ही आप क्या समझेंगे, इसी को महासागर समझना है। अब होता क्या है, यहां पे सूरज चमक रहा है आपका ऊपर। सूर्य की जो किरणें है वो सीधी पड़ती है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, और सूर्य की किरणें कुछ क्षेत्रों पे पड़ेंगी तिरछी, ठीक है। तो जिस जगह के ऊपर सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ रही है, बिल्कुल सीधी पड़ रही है, ऑब्वियस सी बात है कि वहां का जो टेम्परेचर है वो रेज हो जाएगा, है ना। जब सूर्य की गर्मी डायरेक्ट हमें मिलेगी तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर हाई होगा, है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो उसकी वजह से वाष्पीकरण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे तो देखो वाष्पीकरण बढ़ गया, और वाष्पीकरण जब यहां से बढ़ेगा, सूर्य की जो रोशनी है वो सीधी यहां पे पड़ रही है इस हिस्से के ऊपर। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो यहां से क्या हुआ, वाष्पीकरण होना शुरू हो गया। वाष्पीकरण में क्या होता है कि जो पानी होता है आपका वेपर बन के उड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। अब यहां से पानी उड़ना शुरू किया, पानी यहां से भी उड़ रहा है लेकिन यहां से कम मात्रा में उड़ रहा है, यहां से टेम्परेचर कम है इसके मुकाबले, तो यहां से वाष्पीकरण भी कम हो रहा है। वाष्पीकरण आपका यहाँ पे ज्यादा हुआ, यहाँ से पानी जल्दी उड़ गया। अब वाष्पीकरण जब यहाँ से उड़ गया तो हमें तो पता है समुद्र के पानी में नमक होता है भाई, है ना। अब नमक के घोल के, एक पानी है नमक के घोल का, तो उसको जब हम वाष्पीकृत करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, नमक ही बचेगा ना। तो जैसे जैसे यहाँ पे पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो इसकी मात्रा बढ़ेगी, किसकी, यहाँ पे नमक की। और नमक की जब मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, लवणता बढ़ जाएगी, है ना। लवणता यहाँ पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब लवणता बढ़ेगी तो यहाँ से क्या होगा, डेंसिटी, घनत्व तो भी बढ़ जाएगा ना उसका, उस एरिया का, उस पानी का, ठीक है। तो जैसे ही हमारे सूर्य की वजह से एक पर्टिकुलर हिस्से का तापमान बढ़ा, है ना, इसका मान लेते हैं, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने की वजह से वाष्पीकरण ज्यादा हुआ, वाष्पीकरण ज्यादा होने के कारण इस पर्टिकुलर एरिया का लवणता का जो लेवल है, लवणता की जो मात्रा है वो बढ़ गई। और लवणता की मात्रा अगर बढ़ी तो वहां पे जो घनत्व था वो भी ज्यादा हो गया है। इसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पे पानी के अंदर थोड़ी सी कमी आ जाएगी, है ना। और यहां से पानी जो है ऊपर की तरफ है, यहां से अगर पानी गया तो क्या होगा, अब यहाँ पे पानी की कमी होगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो पानी की अधिक मात्रा है वो नीचे की तरफ क्या करती है, मूव करना शुरू कर देगी। पता है ना, हमें पानी को तो थोड़ा सा अगर झुकाव मिल जाए तो पानी उसी तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब पानी की मात्रा कम हुई तो दोनों साइडों से पानी आना शुरू कर देता है, और जब पानी के अंदर गति आई तो यही हमारी क्या कहलाई, जलधारा कहलाई, ठीक है। तो ये हमने दोनों बल पढ़ लिए हैं, प्राथमिक बल भी और द्वितीयक बल भी, जिसकी वजह से हमारी महासागरों के अंदर जलधाराओं का निर्माण होता है। पृथ्वी की गति किस प्रकार से काम करती है, हो गया होगा क्लियर। प्रचलित पवनें हमने देख ली हैं। कोरियोलिस बल को जरूर याद रखना है, ये क्या बोल रहे थे कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉकवाइज हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हैं। द्वितीयक बल के अंदर ये चीजें काम कर रही हैं, तापमान, वाष्पीकरण, लवणता और घनत्व। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे 3 महासागरों की जलधाराओं के बारे में। वहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनेंगे कि हमने देखो प्रकार पढ़े थे, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। कोई भी एक पर्टिकुलर नाम दे देगा आपको जलधारा का और क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जलधारा किस महासागर की है, या फिर महासागर का नाम देकर के जलधारा को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकता है कि इस महासागर की ये जलधारा है या नहीं है। तो हम 3 महासागरों की बात करेंगे, जिसके अंदर आपका प्रशांत महासागर रहेगा, अटलांटिक महासागर रहेगा और हिंद महासागर रहेगा। अब उन तीनों की ये जो तीनों महासागर हैं, इनकी
जो जलधाराएं हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।